Hello friends, good morning to all of you. Welcome to अवधूत नगरी डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू। आज दिन है 7 अक्टूबर 2020 और आज का सेशन शुरू करने से पहले डेली की तरह मैं आपको इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा इंट्रो देना चाहता हूं। अवधूत नगरी एक ऐसी संस्था है जहां पर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्री और मेंस की तैयारी कर सकते हैं और हमारे लाइव क्लासेस को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के दौरान फीस डिस्काउंट के लिए आप दिए हुए रेफरेंस कोड का भी यूज कर सकते हैं। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। जो आज के टॉपिक्स है हमारे, कुछ टीआईबी के हैं, कुछ टाइम्स ऑफ इंडिया के हैं, कुछ द हिंदू के हैं। तो इस टाइप से अलग अलग आर्टिकल्स अलग अलग जगह से लिए गए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर पहला जो है आपका इंडियन एक्सप्रेस से है, जो कि आपका कीटो डाइट के ऊपर है। कीटो डाइट, कीटो डाइट एक्चुअली है क्या? पहले तो इस चीज के बारे में देखिए, ये कीटो डाइट का न्यूज क्यों है। पहले तो वैसे बता देता हूं कि एक मिष्टी मुखर्जी नाम की एक एक्ट्रेस है, ठीक है, ये सॉरी एक्ट्रेस है, जो बंगला में काम बेंगलुरु में काम कर रही थी, ठीक है, सॉरी बंगला फिल्म, तेलुगु फिल्म और कुछ हिंदी फिल्मों में भी जिन्होंने काम किया है। और 2 अक्टूबर को बेंगलुरु के अंदर एक हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो जाती है और वो किडनी फेलियर से सफर कर रही थी। और किस कारण किडनी फेल हुआ उनका? क्योंकि वो कीटोजेनिक डाइट लेती थी। अब एक कीटोजेनिक डाइट, वो एक कीटो डाइट है क्या एक्चुअली? कीटो डाइट में एक्चुअली होता क्या है, आपके सामने देखिए। जैसे कि ये कार्ब्स है, ठीक है, ये प्रोटीन है, ये फैट्स है। तो कीटोजेनिक डाइट में होता क्या है, कार्ब्स की जो मात्रा होती है ओनली 5% होती है, जिसकी जिसे आप कार्बोहाइड्रेट्स भी एक तरह से कह सकते हैं, जिसकी हमारे शरीर को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उसके बाद होता है प्रोटीन्स और सबसे ज्यादा फैट्स होता है। और यही रीजन है, या इस यही है जिसके कारण मतलब नहीं कि आपका शरीर दिन प्रतिदिन स्थूल होता जाता है, मोटापा आता जाता है, चर्बी बढ़ती जाती है, ठीक है, वेट बढ़ता जाता है और आप आलसी होते जाते हैं। तो कीटो डाइट जो है, इसमें कार्ब्स की मात्रा जो होती है 5%, प्रोटीन की मात्रा जो होती है 20%, फैट्स की मात्रा जो होती है 75% होती है, ठीक है। तो इसके बाद जो आपका कीटो डाइट एक्चुअली करता क्या है या क्या है, इसके बारे में आइए हम थोड़ा डिटेल से जानते हैं कि ये क्या है। कीटोजेनिक डाइट, तो कीटोजेनिक डाइट के बारे में एक मिनट गाइज। कीटोजेनिक डाइट एक पॉपुलर वेट लॉस डाइट है, वैसे देखा जाए तो वेट को कम करने के लिए, ठीक है। सिंपल सी बात है, जब प्रोटीन ज्यादा होगा और आप कार्बोहाइड्रेट खाना पीना मतलब चावल दाल, ये चावल रोटी फल सब्जी ये सब कम कर देंगे तो और प्रोटीन वाली चीजें लेंगे जैसे मीट मछली, ठीक है, अंडे हो गए, ये सब हो गए, तो प्रोटीन्स बढ़ जाएगा और आपका डाइट कम हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, वेट लॉस होगा, लेकिन एक मतलब बताए गए मैनर्स में, इरेगुलर मैनर्स में नहीं, रेगुलर एक मतलब जो डॉक्टर बताएंगे इस हिसाब से आपको करना, उस हिसाब से। तो इट इज अ हाई फैट, बहुत मोटी वसा वाला चीज है जो प्रोटीन को मॉडरेट करता है और कार्ब को बहुत कम कर देता है। तो इसी कारण आपका वेट लॉस होता है, ठीक है। कह रहा है कि इससे होता क्या, मेटाबॉलिक जो आपके शरीर में होते हैं वो मेटाबॉलिक क्या करते हैं, आपके वसा को जलाने में, मतलब वसा को बर्न करने में, फैट को बर्न करने में मदद करते हो। जब वसा बर्न हो जाएगी तो सीधी सी बात है चर्बी कम होगी, और जब चर्बी कम होगी तो आपका क्या होगा, वेट लॉस होगा, ठीक है। तो एक एक तरह से कह सकते हैं एक लिमिटेड ग्लूकोज की तरह मतलब काम करता है, जो हमारी बॉडी को फ्यूल की तरह एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन मैंने बताया एक तरीके से होता है ये चीज, अगर आप वो तरीका नहीं अपनाएंगे तो इट कैन बी डेंजरस फॉर यू, रिमेंबर इट ऑलवेज, ठीक है। अब देखिए क्लासिकल जो कीटो होता है ना, वो क्या करते हैं, 90% एक आदमी की कैलोरी, ठीक है, एक आदमी के कैलोरी का लगभग 90% होता है। 90% में से 6% तो प्रोटीन, 4% कार्ब्स होते हैं। बट इसके कई प्रकार होते हैं, वर्जन काफी होते हैं। टिपिकली बात की जाए तो पॉपुलर, एक मिनट, टिपिकली बात की जाए तो पॉपुलर कीटोजेनिक जो डाइट है सजेस्ट कर रहा है एवरेज की वैल्यू 70 to 80% फैट और 5 से 10% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, ठीक है। 5 से 10% आपकी ये कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को, और
इस प्रकार से बात की जाए तो इट में लीड टू मेनी न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज, और कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की हमारे शरीर में ये कमी भी कर देता है, ठीक है, जिसके कारण होता क्या है, जैसे कि और न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की कमी कर दी, प्रोटीन्स की कमी कर दी, विटामिन की कमी कर दी, स्पेशली उन विटामिन की जैसे कि ए डी ई के, जिसे हमारे शरीर को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और मिनरल्स हो गए जैसे कि कैल्शियम हो गए, फास्फोरस हो गए, सोडियम हो गए, इनके भी डिफिशियंसी हमारे शरीर में कर देता है, जिसके कारण हमारा शरीर जो है रोगग्रस्त हो जाता है। दिस डाइट कुड लीड टू इंक्रीज स्ट्रेस ऑन द किडनीज, और ये डाइट क्या करता है, हमारी किडनीज पे स्ट्रेस को बढ़ा देता है, और जिसके कारण क्या होता है, पथरी होने की संभावना होती है, किडनी स्टोन जिसे आप पथरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। एंड दे आर मेड टू वर्क ओवर टाइम, और क्यों बनते हैं, ज्यादातर एक्स्ट्रा आप काम करते रहते हैं, बर्डन देते हैं, ठीक है, और स्ट्रेस में तो किडनी पे स्ट्रेस पड़ेगा तो सिंपल सी बात है, कोई ना कोई रोग तो आपको होगा ही, ठीक है। तो इस प्रकार से ये था हमारा कीटोजेनिक डाइट। तो इसी कारण उस एक्ट्रेस की मृत्यु हो गई थी, किडनी फेलियर हो गया था। तो कीटोजेनिक जो डाइट है एक प्रॉपर मैनर में कैसे लेना चाहिए, कैसे नहीं लेना चाहिए, ये चीजें यहां पर थी आपके सामने। अब हम अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो आर्टिकल है हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया से है। टाइम्स ऑफ इंडिया में इसमें जो आर्टिकल है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो। कल भी द हिंदू में एक छोटा सा आर्टिकल आया था इसके बारे में, तो मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था कि ये एक टॉर्पेडो ने मतलब इनकी एक टॉर्पेडो मिसाइल रिलीज की गई जिसे स्मार्ट के नाम से जाना जा रहा है। और ये सुपरसोनिक मिसाइल जो स्मार्ट है, क्या है एक्चुअली, स्मार्ट की फुल फॉर्म सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो, जिसे आप स्मार्ट कह सकते हैं, हैज बीन सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड, जिसका मतलब बिल्कुल सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है व्हीलर आइलैंड से, कहां के, उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों से, कोस्ट ऑफ उड़ीसा। स्मार्ट मिसाइल जो है एक लाइट वेट मिसाइल है और एंटी सबमरीन टॉर्पेडो है, मतलब सबमरीन से इसे नहीं उड़ाया जाता, एंटी सबमरीन मतलब सबमरीन से इसे लॉन्च नहीं किया जाता, ये बताया जा रहा है। एंटी सबमरीन वेरफेयर एएसडब्ल्यू ऑपरेशन फॉर बियॉन्ड टॉर्पेडो रेंज, मतलब इसके लिए एंटी सब एएसडब्ल्यू काम कर रहा था, ठीक है। दिस लॉन्च एंड डेमोन्स्ट्रेशन इज सिग्निफिकेंट इज एस्टैब्लिश एंटी सबमरीन वेरफेयर कैपेबिलिटीज, और ये जो लॉन्चिंग थी, ये जो मिसाइल की लॉन्चिंग की, ये क्या है, एक एंटी सबमरीन वेरफेयर की कैपेबिलिटीज को स्टैब्लिश कर रहा है, ठीक है। और बहुत ज्यादा मात्रा में नंबर ऑफ डीआरडीओ लैबोरेटरीज जो है, इंक्लूडिंग डीआरडी, आरसीआई हैदराबाद, एडीआरडी आगरा, एनएसटीएल विशाखापट्टनम, हैव डेवलप्ड द टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द स्मार्ट। इन सब ने मिलकर काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है जो स्मार्ट के लिए जरूरी था, ठीक है। तो ये आपका जो हो गया सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो, स्मार्ट के बारे में, कि स्मार्ट क्या है और रिलीज किया गया है, ठीक है, और ये एक एंटी सबमरीन है, ठीक है। अब अगला जो है, अगला आर्टिकल है हमारा ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा, जिसमें क्या है, एजुकेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन के बारे में बताया गया है। एक एमओयू है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, एक साइनिंग हुआ है मेमोयू, तो उसी के बारे में, तो उसके बारे में चलिए देखते हैं। A historical MOU has been signed on 6 अक्टूबर 2020, याद रखें 6 अक्टूबर को ही मतलब निकल के दिन एक MOU साइन हुआ है, किसके किसके बीच में, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर प्लस एनसीईआरटी के बीच में, ठीक है। एनसीईआरटी आपको पता है सारी जो भी गवर्नमेंट्स बुक्स है, या एनसीईआरटी एक ऐसी गवर्नमेंट संस्था है जो एजुकेशन रिलेटेड काम करती है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग और प्लस नेशनल काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के बीच में एक एमओयू हुआ, ठीक है, एमओयू हुआ। तो ये जो एमओयू साइन हुआ है ये किसके रिगार्डिंग है, एजुकेशन मटेरियल के रिगार्डिंग, और वो भी किन के एजुकेशन मटेरियल के रिगार्डिंग, डीफ चिल्ड्रन के लिए, बहरे बच्चे जो सुन नहीं पाते हैं, ठीक है। तो उनके फॉर्मेट में कम्युनिकेशन करने के लिए एक एमओयू साइन किया है, ओके। तो उस एमओयू में, वो जो एमओयू है क्या है, उसमें एजुकेशनल प्रिंट मटेरियल इंक्लूडिंग एनसीईआरटी बुक, टीचर हैंडबुक, other supplementary material, resources of class 1st to 12th of all subject of both Hindi and English medium will be converted into Indian Sign Language in digital format। क्या बताया गया इसमें, उस एमओयू के अंदर ये बताया गया है कि बच्चों की जो एनसीईआरटी की बुक्स होगी, या टीचर्स का जो हैंडल बुक हो गया, या सप्लीमेंट्री मटेरियल्स हो गए, या कोई भी रिसोर्सेज जो 1st to 12th के आपके रिसोर्सेज है, वो चाहे वो हिंदी लैंग्वेज में हो या इंग्लिश लैंग्वेज में, उन सबको एक साइन लैंग्वेज के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसे आप डिजिटल फॉर्मेट भी कह सकते हैं, साइन लैंग्वेज के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि द साइनिंग ऑफ दिस एमओयू, ठीक है, एज ए हिस्टोरिकल स्टेप,
एक ऐतिहासिक कदम है ये, वो भी एनसीईआरटी बुक्स को इंडियन साइन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने की बात है, वो भी बहरे बच्चों के लिए, डीफ चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, तो वो भी एक भारतीय लैंग्वेज में, तो मतलब यानी कि काफी अच्छी बात है ये। और दिस विल आल्सो इंश्योर एजुकेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज एंड मैंडेटेड इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी टू 2020। और ये हमारे जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड को है, इंडियन साइन लैंग्वेज जो है, ये स्टैंडर्ड को भी इंक्रीज करेगा, जैसा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है, जो नई शिक्षा नीति हमारी आई हुई है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये आपका हो गया एजुकेशन फॉर द डीफ चिल्ड्रन। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट थिंग आपका ये है कि जो ये इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर है, जिसे आप ISLRTC के नाम से जानते हैं, ये एक दिल्ली सोसाइटी के अंडर में काम करती है, ठीक है, दिल्ली में है ये, और एक ये सोसाइटी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, किसके अंडर में, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसके अंडर में ये काम कर रही है, ठीक है। तो ये आपका MOU हो गया, जो कि डीफ चिल्ड्रन के लिए साइन किया गया था, दो ग्रुप्स के दो के बीच में, एक हमारा एनसीईआरटी और एक प्लस आपका हो गया इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, जिसे ISLRTC के नाम से आप जानते हैं। आइए अगले अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो है बिजनेस स्टैंडर्ड से लिया गया इमिशन नॉर्म्स फॉर ट्रैक्टर के इमिशन नॉर्म्स के बारे में, ठीक है, कि मतलब यानी कि एक ऐसे नॉर्म्स बनाया जाए जिसके द्वारा ट्रैक्टर से पॉल्यूशन कम हो, तो उसी के बारे में ही Ministry of Road Transport and the Highway has said that emission norms for tractors will be applicable from October 2021। कह रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज है, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के जो मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, उन्होंने ये कहा है कि जो भी इमिशन नॉर्म्स लागू किए जाएंगे वो ट्रैक्टर के लिए, वो अक्टूबर 2021 से लागू होंगे। और किन के लिए, या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल है, जैसे कि मान लीजिए आपका बुलडोजर हो गया, ठीक है, या फिर आपका क्या हो गया, क्रेन हो गया, तो कंस्ट्रक्शंस में काम आते हैं, तो ऐसे व्हीकल जो कंस्ट्रक्शंस में काम आए, ठीक है, उनके लिए भी नॉर्म्स जो हैं वो अक्टूबर 2021 से लागू होंगे। और ये नॉर्म्स जो है अप्लाई कब से हो जाएंगे, अप्रैल 2021 से अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। आगे क्या रहा है कि मिनिस्ट्री हैज नोटिफाइड अमेंडमेंट टू सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989। मिनिस्ट्री ने ये नोटिस किया है कि जो सेंट्रल मोटर व्हीकल 1989 में जो संशोधन हुआ है 30 सितंबर 2020 को, 30 सितंबर 2020 को, डेफरिंग द एप्लीकेबिलिटी डेट फॉर इंप्लीमेंटिंग द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इमिशन नॉर्म्स फॉर ट्रैक्टर एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल। उसी को देखते हुए एक अगले इमिशन नॉर्म्स की अगले स्टेज को यहाँ पे देखते हुए कि भाई ट्रैक्टर और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल्स के लिए भी एक इमिशन नॉर्म्स होना चाहिए, ताकि पोल्यूशन कम हो, ताकि हमारी इकोलॉजी को खतरा कम हो, एनवायरमेंट को खतरा कम हो। द अमेंडमेंट इंक्लूड सेपरेट इमिशन नॉर्म्स फॉर एग्रीकल्चर। जो अमेंडमेंट है उसमें एग्रीकल्चर मशीनरी के लिए और कंस्ट्रक्शन व्हीकल के लिए अलग से सेपरेट इमिशन नॉर्म्स बनाए गए हैं। और देयर इज अ लॉस चेंज इन द नॉमेनक्लेचर ऑफ इमिशन नॉर्म्स फ्रॉम भारत स्टेट। देखिए काफी ज्यादा मतलब यानी कि चेंज हुआ है इमिशन नॉर्म्स के नॉमेनक्लेचर में बात की जाए तो CEV-TREM 4 जो है अब CEV-TREM 5th हो गया है, ठीक है। और 5th जो था, मतलब जो 4th और 5th थे, ये आपके 4th प्लस 5th टू TREM स्टेज 4 एंड TREM स्टेज 5 हो गया। मतलब यानी कि CEV जो है आपका खत्म कर दिया गया है फॉर एग्रीकल्चर ट्रैक्टर एंड अदर इक्विपमेंट। उसके बाद आपका आता है इसमें The ministry had received the request in regard from Ministry of Agriculture, Tractor Manufacturer and, और मिनिस्ट्री को मतलब यानी कि ये इस प्रकार की एक रिक्वेस्ट है कि भाई ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर या एग्रीकल्चर एसोसिएशन के रिगार्डिंग इस टाइप के एक नॉर्म्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये बता दिया गया आपको इसमें 30 सितंबर 2020 को एक सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 में अमेंडमेंट हुआ था, जिसके रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ने ये देखा, रोड ऑफ जो भी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है मंत्रालय ने, उन्होंने ये देखा कि भाई ट्रैक्टर के लिए और जो भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल है उनके लिए एक नॉर्म्स होने चाहिए, और वो नॉर्म्स क्या करेंगे, इमिशंस को कम करेंगे, जिसके द्वारा पोल्यूशन कम होगा, और पोल्यूशन कम होगा तो हमारा एनवायरमेंट भी सही रहेगा। और ये जो नॉर्म्स हैं वो अप्लाई होंगे आपके अप्रैल 2021 से, लेकिन अप्लीकेबल होंगे अक्टूबर 2021 से, ठीक है। तो ये चीजें इसमें आपके थी। अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा
CZA प्राणी मित्र अवार्ड्स, मेन है प्राणी मित्र अवार्ड्स। अब ये प्राणी मित्र अवार्ड क्या है, पीआईबी की न्यूज है, ठीक है। लिखा है इसमें कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट गेव अवे द CZA प्राणी मित्र अवार्ड। यूनियन एनवायरमेंट के यूनियन मिनिस्टर ने, मतलब पर्यावरणीय मंत्री ने क्या किया है, एक प्राणी मित्र अवार्ड दिया है। किसके लिए? जू ऑफिसर को, उन्हें एनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, और स्टाफ को, मतलब ऑफिसर और स्टाफ को प्रोत्साहित करने के लिए एक अवार्ड दिया है, ताकि भाई जो भी वो एनिमल मैनेजमेंट और वेलफेयर के रिगार्डिंग काम कर रहे हैं, ताकि उन्हें एक प्रोत्साहन मिल सके, ठीक है। इसके बारे में बात की जाए तो ये जो अवार्ड है 4 कैटेगरी में दी जाती है। मतलब एक तो आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर के लिए, बहुत बढ़िया काम किया हो डायरेक्टर ने, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वेटेरियनियन के लिए, आउटस्टैंडिंग बायोलॉजिस्ट के लिए, आउटस्टैंडिंग एजुकेशनिस्ट के लिए, आउटस्टैंडिंग सॉरी 2 बार हो गया ये रिपीट, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग एनिमल कीपर के लिए। मतलब यानी कि वो जो अच्छा से रख रखाव का काम करे, अच्छे से मैनेजमेंट करे, अच्छे से मतलब यानी कि उनकी परफॉर्मेंस एनिमल को रखे, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, उन्हीं लोगों को इस प्रकार से 4 कैटेगरी बांटी गई, उन 4 कैटेगरी वालों को ये अवार्ड दिया जाता है। जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है, जिसे CZA के नाम से भी आप जान सकते हो, वाज एस्टैब्लिश्ड टू ओवरसी द फंक्शंस ऑफ इंडियन जूज एंड कॉम्प्लीमेंट द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज थ्रू XC2 मेजर्स। जो CZA है, ये काम क्यों करती है, किस लिए बनाया गया? ये काम इसलिए बनाया गया ताकि उनकी निगरानी कर सके कि इंडियन जू है या जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज है वो काम कर रहे हैं सही से या नहीं कर रहे हैं, मतलब क्या काम कर रहे हैं। ये रिकॉग्नाइज करता है लगभग 160 चिड़ियाघर को, 160 जू को और रेस्क्यू सेंटर को जो क्या करते हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को एनफोर्स कर रहे हैं, जिसमें एनिमल्स हाउसिंग एंड वेलफेयर के रिगार्डिंग काम किया जाता है, ठीक है। आगे इसी में आपका दिया गया है कि ओवर 567 कैपेबिलिटी एनिमल स्पीसीज, लगभग 567 प्रकार के जानवर की प्रजाति है, जिसमें से 114 तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ये इंडेंजर्ड है दोस्तों, इंडेंजर्ड, जो बिल्कुल खतरे के कगार पर है। और विद ओवर वाला अगर बात की जाए तो 56,481 इंडिविजुअल एनिमल्स ऐसे हैं जिन्हें इंडियन जू के अंदर रखा गया, हाउस्ड किया गया है करंट में, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ये आर्टिकल भी यहां पर फिनिश होता है। अगले आर्टिकल्स की हम तरफ बढ़ते हैं। अगला जो आर्टिकल है आपका, वो है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, पीआईबी के द्वारा लिया गया है ये, ठीक है। और नेशनल स्टैंडर्ड अवार्ड्स के बारे में, स्टार्टअप अवार्ड के बारे में पढ़ते हैं। द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ द नेशनल स्टार्टअप अवार्ड विल बी रिलीज्ड बाय मिनिस्टर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के द्वारा ये 6 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया गया है। और इसमें आपका क्या है, इसमें जो है आपका The Department of the Promotions of Industry and International Trade (DPIIT) has conceived the first ever National Startup Award. जो डिपार्टमेंट है इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड का, DPIIT के नाम से जिसे जानते हैं, उसने ही नेशनल स्टार्टअप अवार्ड की कल्पना की थी। कंसीव्ड होता है कल्पना करना। इट एम्स टू रिकॉग्नाइज, इसका जो लक्ष्य होता है किसकी पहचान करना, आउटस्टैंडिंग स्टार्टअप एंड इकोसिस्टम enablers that are building innovative products or solution and scalable enterprises with high potential of the employment generations or wealth creation, demonstrating measurable social impact। मतलब यानी कि उन चीजों को जो देखना है कि जो आउटस्टैंडिंग स्टार्टअप करे, इकोसिस्टम के इनेबलर हो, जो इकोसिस्टम के लिए काम कर रहे हो, उनके इनोवेटिव बिल्डिंग प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। तो वो उन चीजों को, इसका मेन एम है उनकी पहचान करना। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द अवार्ड इनवाइटेड एप्लीकेशन अक्रॉस 12 सेक्टर, 12 सेक्टर में मतलब इनके एप्लीकेशन पहले अप्लाई किए गए थे या इनवाइट किए गए थे, जो फर्दर आगे चलकर 35 कैटेगरी में डिवाइड हो गए, सब कैटेगरी जिसे आप कह सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपका है 12 सेक्टर ऐसे है इसमें, जो कि 12 सेक्टर आपके ऐसे हैं जो कि एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एंटरप्राइजेस, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, फाइनेंस, फूड, हेल्थ, स्पेस, सिक्योरिटी, टूरिज्म एंड अर्बन सर्विस से रिलेटेड है। और जो विनिंग स्टार्टअप कैश प्राइज इसके लिए रखा गया है वो 5 लाख पर का रखा गया, मतलब एक सेक्टर के लिए 5 लाख का इनाम, ठीक है। तो इस हिसाब से ये भी हमारा जो है आर्टिकल फिनिश होता है यहाँ पे। और अगले आर्टिकल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो आर्टिकल हमारा कहता है वर्ल्ड हैबिटेट डे, जो कि 5 अक्टूबर 2020 को था, शायद आप लोगों को याद हो। वर्ल्ड हैबिटेट डे 2020 वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 5 अक्टूबर 2020, ठीक है। और अंडर द थीम ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल ए बेटर एंड अर्बन फ्यूचर, एक मतलब नहीं कि ऐसा घर जो सबके लिए बेटर हो अर्बन फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो
In 1985, the United Nations designed the first Monday of October every year as World Habitat Day. तो देखिए यूनाइटेड नेशन ने इसे डिजाइन किया था अक्टूबर के पहले सोमवार को कि हर साल वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाएगा। वर्ल्ड हैबिटेट डे वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 1986। सबसे पहले जिसे जो सेलिब्रेट किया गया था 1986 में किया गया था। एंड द आइडिया इज टू रिफ्लेक्ट ऑन द स्टेट ऑफ आवर टाउन्स एंड द सिटीज on the basis of the right of the all adequate shelter. It also intended to remind the world of its collective responsibility for the future of the human habitat. एक्चुअली वर्ल्ड हैबिटेट डे का मनाने का जो एम है वो आपका क्या है, मोस्टली ये है कि जो हमारे टाउन्स है या जो सिटीज है उनके एडिक्वेट शेल्टर के रिगार्डिंग जो राइट्स है, ठीक है, या फिर ये उनकी तरफ भी इशारा करता है टू रिमाइंड द वर्ल्ड ऑफ इट्स कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। ह्यूमन हैबिटेट की फ्यूचर को लेके क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि द हैबिटेट स्क्रॉल ऑफ ऑनर अवार्ड जो लॉन्च किया गया था यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम के द्वारा 1989 में किया गया था, जो कि इसी से संबंधित है, वर्ल्ड हैबिटेट डे से। ठीक है, तो जो अगला आपका इसमें टॉपिक आता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी, जो कि पीआईबी की एक न्यूज है। इस न्यूज में आपका क्या बताया गया, एक हिंदी लैंग्वेज के रिगार्डिंग बात की गई है। जैसे कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, हमारे यूनियन मिनिस्टर है एजुकेशन के कौन है, श्री रमेश पोखरियाल जी, ठीक है। उन्होंने एक निशांक, एक नए मतलब यानी कि एक निशांक नाम के एक बिल्डिंग का हैदराबाद रीजनल सेंटर में आगरा के अंदर, सॉरी हैदराबाद रीजनल सेंटर के नाम से आगरा के अंदर उसका इनोग्रेशन किया है, ठीक है। और ये क्या है, केंद्रीय हिंदी संस्थान है, जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एक शिक्षा का संस्थान है। और एक्चुअली अगर बात की जाए तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी की स्थापना जो हुई थी 1960 में हुई थी, और किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके द्वारा, ठीक है। इट इज रन बाय द ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, कई प्रकार की संस्थाओं के द्वारा, प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा चलता है, जैसे केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल भी है, ठीक है। द हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड एट आगरा, जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है, आगरा में, और इसके 8 रीजनल सेंटर है, ठीक है, इसके 8 रीजनल सेंटर है। और उसके बाद दोस्तों आज का जो सेशन है हमारे यहाँ पर फिनिश होता है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट और नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द ही जल्द मिलती रहे। और इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट एंड कीप वॉचिंग।